नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करेंगे बुद्धि के सिद्धांत। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बुद्धि के सिद्धांत है वो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया था कि बुद्धि में जो भी पहला कार्य करता है वो अल्फ्रेड बिने करता है। तो इसी ने बुद्धि का पहला सिद्धांत दिया था जिसका नाम था एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत यानी कि वन फैक्टर थ्योरी। वन फैक्टर थ्योरी। वन फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? ये फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे जिसका नाम था एल्फ्रेड बीने। एल्फ्रेड बीने ने यहाँ पर एक कारक सिद्धांत दिया है। तो एक कारक सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि ये जो बुद्धि है ये सिर्फ इसमें एक ही खंड होता है, यानी कि एकतव खंड होता है। और इन्होंने कहा कि हम इसको ना तो तोड़ सकते हैं और ना ही इसको हम जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। तो इन्होंने इस बुद्धि को, यानी कि एक कारक सिद्धांत है, एल्फ्रेड बीने ने दिया है ये सिद्धांत। और इन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ एक ही खंड होता है, यानी बुद्धि जो है वो सिर्फ एक ही प्रकार की होती है। तो जिस वजह से इन्होंने एक कारक सिद्धांत को अखंड या अविभाज्य इकाई भी कहा है। अखंड या फिर अविभाज्य इकाई। क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से आपका एक ऑप्शन अखंड या अविभाज्य इकाई भी होगा। तो यहाँ पर इसको ये कहा गया कि ये जो बुद्धि है ये सिर्फ एक ही खंड होता है, इसमें ये इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जिस वजह से इसको अखंड या अविभाज्य इकाई कहा जाता है। इनका मानना है कि जो ये बुद्धि होती है ये हर एक व्यक्ति जो है वो ये कार्य कर सकता है, यानी कि अगर कोई इंसान है वो किसी कार्य में अगर निपुण है तो वो अन्य सभी कार्यों में निपुण होगा। यानी कि अगर वो किसी एक काम को कर सकता है तो वो अन्य सभी क्षेत्रों के कार्यों को कर सकता है। यही जो है वो अल्फ्रेड बीने ने कहा था। लेकिन बाद में अल्फ्रेड बीने ने जो अपना बुद्धि परीक्षण बनाया था उस पर जब मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तियों का जब विश्लेषण करना शुरू किया तो ये जो है वो विवादग्रस्त हो गया। फिर इसके बाद में एक दूसरा फैक्ट यहाँ पर सिद्धांत आया, दूसरा सिद्धांत आया जिसको यहाँ पर नाम दिया गया द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत इंग्लिश में हो जाएगा टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी। अब टू फैक्टर थ्योरी ये किसने दी है? ये दी है चार्ल्स स्पीयरमैन ने। चार्ल्स स्पीयरमैन, ठीक है, चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी है। अब क्या है कि द्विकारक सिद्धांत में चार्ल्स स्पीयर ने क्या कहा कि जो बुद्धि होती है इसके दो खंड होते हैं। इन्होंने क्या कहा कि जो बुद्धि है इसके दो खंड होते हैं। जो पहला खंड होता है इसको इन्होंने नाम दिया सामान्य सामान्य बुद्धि या फिर सामान्य कारक, और जो दूसरा है इसको नाम दिया इन्होंने विशिष्ट कारक। विशिष्ट कारक। इनका मानना था, अब ये सामान्य कारक जो है इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे जर्नल जर्नल फैक्टर, और ये जो विशिष्ट है इसको हो जाएगा आपका स्पेसिफिक स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है, ये अगर आप हिंदी में आपको लिखा मिलेगा वी कारक, वी कारक, और ये आपको मिलेगा सा कारक, सा कारक। इंग्लिश में आपको मिलेगा जी फैक्टर और एस फैक्टर। ठीक है, जी फैक्टर और एस फैक्टर। यानी कि जो आपकी टू फैक्टर थ्योरी है ये चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी। इसने बोला कि जो आपकी बुद्धि है इसके दो खंड होते हैं जिसमें से एक सामान्य सामान्य कारक होता है और दूसरा जो है वो आपका विशिष्ट कारक होता है। इनका मानना था सामान्य कारक के अंतर्गत कि जो व्यक्ति होता है उन सभी व्यक्तियों में कार्य करने की एक सामान्य योग्यता होती है और वे प्रत्येक कार्य को कुछ सीमा तक, यानी कि जो प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो किसी सीमा तक सारे कार्यों को कर सकते हैं। ये इन्होंने सामान्य कारक के अंतर्गत बताया है और कहा कि ये जो सामान्य कारक है ये आपके जन्मजात होते हैं। क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। और फिर जो व्यक्ति अपने किसी कार्य को, यानी कि जो प्रत्येक व्यक्ति है कुछ सीमा तक हर एक कार्य कर सकता है, लेकिन उस कार्य में उसकी कोई विशिष्ट योग्यता भी होती है जिस वजह से वो विशिष्ट कारक यानी वी कारक के अंतर्गत आ जाता है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई आपका गायक है, ठीक है, आपका कोई भी श्रेष्ठ गायक मान लीजिए, वैज्ञानिक मान लीजिए, ठीक है, कोई खिलाड़ी मान लीजिए, ठीक है, यानी कि ये अपने अपने सभी कार्यों को, यानी सामान्य कारक के अंतर्गत जो है वो अपने अपने काम में श्रेष्ठ हैं, लेकिन इनके पास अपनी कुछ विशिष्ट योग्यता होती है, कुछ ना कुछ विशिष्ट योग्यता होती है जिस वजह से वो सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं।
अपने कार्यों में श्रेष्ठ तो होते ही हैं, लेकिन वो किसी विशिष्ट योग्यता के कारण जो है वो अपने कार्य में सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं, तो वो विशिष्ट कारक के अंतर्गत होते हैं। तो ये उनका जो है, जैसे गायक है वो उसको मतलब उसकी आवाज़ जो है वो सुरीली है, लेकिन वो अपने रियाज से अपनी सुरीली आवाज़ को और ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ बना लेता है, जिस वजह से ये ज़्यादा फेमस हो जाता है। इसकी एक विशिष्ट योग्यता सबके सामने आती है, तो ये जो है वो विशिष्ट कारक के अंतर्गत आ जाता है। और ये जो है वो क्योंकि उसने रियाज किया तो वो अर्जित हो जाएगी, यानी कि ये जो कारक है, विशिष्ट कारक जो है वो अर्जित बुद्धि होती है। ठीक है, यानी कि जो आपका टू फैक्टर थ्योरी है, या बाई फैक्टर थ्योरी भी हो सकता है, इसको बोल सकते हैं। तो द्विकारक सिद्धांत जो है वो चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया है, और इसमें इन्होंने बताया कि इसके दो कारक होते हैं, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, सा कारक या वी कारक, या जनरल फैक्टर यानी जी फैक्टर, या स्पेसिफिक फैक्टर यानी कि एस फैक्टर। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो सामान्य कारक है ये जन्मजात होते हैं, और जो विशिष्ट कारक होते हैं ये अर्जित किए जाते हैं। फिर इसके बाद एक सिद्धांत दिया गया, इसके बाद जो है वो एक सिद्धांत दिया गया जो था, जिसका नाम था प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। प्राथमिक मानसिक प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, योग्यताओं का सिद्धांत। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। इसके अलावा हम इसको बोल सकते हैं समूह कारक सिद्धांत। क्या बोल सकते हैं? समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत को इंग्लिश में बोलेंगे ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ये किसने दिया था? ये दिया था लुईस थर्स्टन ने। किसने दिया? लुईस थर्स्टन ने। इंग्लिश में आप इसको लिखोगे लुईस थर्स्टन, थर्स्टन। ठीक है, ये स्पेलिंग है इसकी लुईस थर्स्टन की। तो प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का जो सिद्धांत है इसको बोलेंगे समूह कारक सिद्धांत। ये ग्रुप फैक्टर थ्योरी ये किसने दी है? ये लुईस थर्स्टन ने दी है। इसने प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत भी ज्यादा तो यहाँ पर समूह कारक ही आएगा, लेकिन इसका जो दूसरा नाम है वो प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि ये जो लुईस थर्स्टन है इसने 7 प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं दी हैं, यानी कि 7 टाइप्स की इन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी है, जिस वजह से इसको मानसिक प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो वो 7 प्रकार की मानसिक योग्यताएं कौन कौन सी हैं? क्योंकि इनका मानना था कि जो बुद्धि होती है वो एक प्रकार की भी नहीं होती, 2 प्रकार की भी नहीं होती, ये कई प्रकार की बुद्धि होती है जो किसी समस्या का समाधान करने के लिए अंतःक्रिया करते हुए अपना कार्य करती हैं, यानी कि सभी एकजुट होकर कार्य करती हैं। और उन्होंने 7 प्रकार की जो है वो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी हैं। वो कौन कौन सी हैं? देखिए, पहली दी है इन्होंने वाचिक बोध। इंग्लिश में हम बोलेंगे, देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा इंग्लिश पर ध्यान रखें, क्योंकि हिंदी में नाम चेंज होते रहते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपका लगभग सेम ही रहेगा। तो वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। तो वाचिक बोध में इन्होंने क्या क्या, सबसे पहले इन्होंने दिया कि जो 7 एबिलिटीज मैं आपको बता रही हूँ, पहली है वाचिक बोध यानी कि वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। इसमें इन्होंने कहा कि शब्दों या अवधारणाओं, संप्रत्यों को समझने या विचारों के अर्थ को समझने की जो योग्यता होती है, यानी कि इंसान के अंदर अगर आपको शब्दों को, किसी के विचारों को समझने की अगर आप में योग्यता है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वो वाचिक बोध बुद्धि के अंतर्गत आएगा। दूसरा आपका यहाँ पर रहेगा संख्यात्मक क्षमता, संख्यात्मक क्षमता, या इंग्लिश में आप बोलेंगे उसको न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या होगा कि अगर आप संख्यात्मक या फिर अभिकलनात्मक कार्यों को तीव्र गति से या कुशलता से करने की अगर आप में क्षमता है, तो वो संख्यात्मक क्षमता, यानी कि संख्याओं के बारे में आपको अगर नॉलेज है तो वो इसके अंतर्गत आ जाएगा न्यूमेरिकल एबिलिटीज में। थर्ड आपका रहेगा यहाँ पर स्थानिक या फिर देशिक। इंग्लिश में हो जाएगा आपका स्पेशियल। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्पेशियल। यानी कि अगर आप प्रतिरूपों या रचनाओं का प्रत्यक्षीकरण करने की अगर योग्यता रखते हैं, तो वो आपका इसी के अंतर्गत आएगा, स्थानिक या देशिक, स्पेशियल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, 4th नंबर पर आपका रहेगा प्रात्यक्षिक गति, यानी कि इंग्लिश में हो जाएगा आपका परसेप्चुअल स्पीड।
परसेप्चुअल स्पीड, इसमें क्या है कि अगर आप अपनी पांचों इंद्रियों का, ठीक है, आप अपनी पांचों इंद्रियों का उपयोग करके अगर आप किसी वस्तु के संपूर्ण किसी भी वस्तु के संपूर्ण नॉलेज ले लेते, उसका प्रत्यक्षीकरण करने की गति रखते हैं, तो आप जो है वो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्षिक गति, आपके पास जो है वो प्रात्यक्षिक गति बुद्धि है। तो यहाँ पर आपका 4th नंबर में क्या रहेगा, प्रत्यक्षिक गति यानी कि परसेप्चुअल स्पीड। इसके बाद आपका यहाँ पर रहेगा 5th नंबर पर आपका यहाँ पर रहेगा शब्द प्रवाह। क्या रहेगा, शब्द प्रवाह। शब्द प्रवाह यानी कि वर्ड फ्लुएंसी, वर्ड फ्लुएंसी। इसके अंतर्गत क्या होगा कि अगर आप किसी के विचार या फिर स्थिति का वर्णन करने के लिए, यानी कि अगर आप किसी विचार का या फिर आपकी किसी की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, तो आपके जो शब्द होते हैं वो सिर्फ एक ही प्रकार के शब्द ना हो, उसमें लचीलापन हो। यानी कि अगर आप सिर्फ नॉर्मल, जैसे हमें पता है पानी होता है, लेकिन आप पानी नहीं, अगर आप पानी के अलग अर्थों को भी जानते हैं, यानी कि नीर, अम्बु, ठीक है, यानी कि इस तरह से अगर आप अलग अलग जैसे पर्यायवाची शब्दों की अगर आपको नॉलेज है, तो आपको यहाँ पर शब्द प्रवाह आप जानते हैं, तो यहाँ पर इस बुद्धि के अंतर्गत आएगा। ये आपका 5th नंबर का हो गया। टोटल 7 है, 5। 6th नंबर पे आपका रहेगा यहाँ पर स्मृति, मेमोरी, यानी कि स्मृति यानी कि मेमोरी। मेमोरी में आपको क्या होगा कि अगर आप किसी सूचनाओं को याद रख सकते हैं, कोई भी सूचना अगर आपको पता है, अगर आप उसको याद रख सकते हैं, तो वो जो है वो आपकी स्मृति के अंतर्गत आएगा। और 7th नंबर पर आपका रहेगा आगमनात्मक, आगमनात्मक तर्कना। आगमनात्मक तर्कना का मतलब है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होगा कि अगर आप तथ्य और नियमों का, कोई भी दिए हुए तथ्य या निर्णय अगर आपको दिए हैं, कोई भी दिए हुए हैं तथ्य या निर्णय, उनको अगर आप सामान्य नियमों में प्राप्त कर लेते हैं, तो वो आपका इंडक्टिव रीजनिंग के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो प्राथमिक मानसिक योग्यता का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, वो आपका लुईस थर्स्टन ने दिया था। इसको समूह कारक सिद्धांत भी कहते हैं, लुईस थर्स्टन ने दिया था। और इसको समूह कारक प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि इसने 7 प्रकार के प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज इन्होंने दी है। वो कौन कौन सी है, तो ये आपको याद रखनी है। यहाँ पर नेम आ जाते सीधे ही, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, न्यूमेरिकल एबिलिटीज, स्पेशियल, परसेप्चुअल स्पीड हो जाएगा, वर्ड फ्लुएंसी हो जाएगा, और मेमोरी हो जाएगा, और इंडक्टिव रीजनिंग हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन किस टाइप में आएगा, यहाँ पर जब इससे पूछा जाएगा तो आपको ये दे दिया जाएगा कि लुईस थर्स्टन ने कौन सी योग्यताएं नहीं दी। आपको कोई भी 3 योग्यताएं दी होंगी, एक इनसे अलग आपको दी हुई होगी। अगर आपको ये सातों याद है तो आप जो है वो नेक्स्ट जो अलग है उसको टिक कर सकेंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखनी है वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, न्यूमेरिकल एबिलिटीज, स्पेशियल, परसेप्चुअल स्पीड, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी और इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, इसके बाद जो थ्योरी दी गई थी वो दी गई थी आपके 4th नंबर पे, बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ये किसने दी थी, ये दी थी आपके हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। इसने जो है वो अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है। कितने प्रकार की, 8 प्रकार की। अभी एक नौवीं भी जो है वो इसमें ऐड हो गई है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी की बुक में 8 प्रकार की जो बुद्धि है वो दी हुई है। तो वो 8 प्रकार की जो बुद्धि है वो कौन कौन सी है, तो देखिए सबसे पहले वाली जो है वो है भाषागत। भाषागत यानी कि लिंग्विस्टिक। याद रखना आपको, ये जो वर्ड है, ये जो मैं आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बता रहे हैं, तो आपको दोनों को याद रखना है। क्योंकि कई बार होता है कि आपको हिंदी की जो उस साइड लिखा होता है वो लिंग्विस्टिक हिंदी में लिख देंगे, और यहाँ पर भाषागत कम होता है, हिंदी में ऐसा होता है, लेकिन इंग्लिश में तो इंग्लिश का वर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इन दोनों को याद रखिएगा। तो भाषागत क्या होता है, लेखक और कवि जो होते हैं, इस लेखक और जो कवि होते हैं उनमें ये जो आपकी बुद्धि होती है, भाषागत बुद्धि किन में होती है, लेखक और कवियों में होती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पानी आप नॉर्मल यूज़ करते हैं, तो जो कवि होते हैं वे अपनी जब पोइट्री करते हैं तो वो इस तरह के वर्ड्स जो है वो यूज़ करते हैं, जैसे जल यूज़ कर लिया पानी की जगह, नीर यूज़ कर लिया, अम्बु यूज़ कर लिया। ठीक है, इस तरह से जब वो यूज़ करते हैं, इसके पर्यायवाची शब्दों का यूज, तो उनको जो है वो नवीन शब्दों का यूज़ करना आ रहा है, यानी कि वो जो है वो भाषा को भाषा के प्रवाह को समझ रहे हैं, नए नए शब्दों के अर्थ के प्रति जो है वो अनुकूल रह रही हैं। तो यहाँ पर जो है वो ये बुद्धि जो होती है, भाषागत बुद्धि, ये लेखक और कवियों के अंतर्गत आती है। तो बहुबुद्धि के सिद्धांत में हार्वर्ड गार्डनर ने पहले प्रकार की जो बुद्धि रखी है वो उन्होंने रखी है भाषागत।
इसके बाद जो बुद्धि आएगी वो आपकी आएगी तार्किक और गणितीय। तार्किक और गणितीय में क्या होगा? तार्किक और गणितीय में कि आपके पास जो है वो तार्किक चिंतन करने की, आलोचनात्मक चिंतन या समस्याओं का समाधान, समस्या आपके गणितीय समस्याओं का समाधान करने की अगर आपके पास योग्यता है तो आप जो है वो बहुबुद्धि के सिद्धांत के तार्किक और गणितीय बुद्धि है। तो यहाँ आपकी जो हावर्ड गार्डनर ने जो 8 दी उनमें से दूसरे प्रकार की आपकी रहेगी तार्किक और गणितीय। तो ये किससे संबंधित होती है? आपकी तार्किक या आलोचनात्मक समस्याओं या समस्याओं को हल करने की योग्यता से जो है वो संबंधित होती है। अब देखिए यहाँ पर थर्ड टाइप का आपका क्या रहेगा? वही रहेगा जो देशिक, आप में लास्ट में जो हमने किया था लुईस थर्स्टन वाले में, देशिक यानी कि स्पेशियल। ये आपको क्या होता है? दृश्य बिंब, दृश्य बिंब जो होते हैं प्रतिरूप निर्माण करने की योग्यता होती है, यानी कि घूमने, यानी कि एक तरफ से ये जो हर स्थान स्थान पर घूमने की जो है वो उससे संबंधित होते हैं। ये योग्यता जो होती है वो आपके मूर्तिकारों में होती है। मूर्तिकार होते हैं, चित्रकार होते हैं, ठीक है, वास्तुकार होते हैं, वास्तुकार हो गए, और आपका विमान चालक हो गया इसमें, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मूर्तिकार, चित्रकार, विमान चालक हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो रहेगा, नेक्स्ट में आपका जो रहेगा वो रहेगा संगीत, संगीतात्मक, ठीक है, संगीतात्मक यानी कि म्यूजिकल। म्यूजिकल संगीतात्मक बुद्धि जो है वो आपके किन में रहती है? म्यूजिशियन जो होते हैं उनमें ही रहेगी। तो यहाँ पर जो है वो अभिरचना यानी कि लय की और ज्यादा अभिरचना करने में जो है वो इनका हाथ रहता है। तो ये जो संगीतात्मक बुद्धि है ये आपके जितने भी गायक रहेंगे उनमें ही रहेगी, ठीक है। फिर जो आपका 5th नंबर पे आएगा वो आपका रहेगा शारीरिक, शारीरिक गति संवेदी। शारीरिक गति संवेदी का मतलब क्या है? बॉडीली, इंग्लिश में आपका नाम आ जाएगा बॉडीली काइनेटिक, काइनेथेटिक, ठीक है, काइनेथेटिक, ठीक है। तो बॉडीली काइनेथेटिक में आपका यहाँ पर क्या रहेगा? जो ज्यादा से ज्यादा अपने जो शारीरिक क्षमता का उपयोग करते हैं, लाइक यहाँ पर आपके खिलाड़ी जो हैं, खिलाड़ी आ जाएंगे, यहाँ पर आपके खिलाड़ी आ जाएंगे, धावक आ जाएंगे, नृत्यक आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें आपका शल्य चिकित्सक आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है वो आपका शल्य चिकित्सक दो में जगह पर आता है। एक तो आपका ये स्पेशियल जो होता है, स्पेशियल होता है, और एक आपका ये शारीरिक, लेकिन ज्यादा आपका किस में यूज होगा? शारीरिक गतिविधि में आप इसका यूज करेंगे, ठीक है। और जो आपका पायलट है वो आप इसमें ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है, पायलट। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपका 5th नंबर पे आपका शारीरिक गति संवेदी हो गया। और फिर 6th नंबर पे देखिए, 6th नंबर पे ये जो आप मैं अभी आपको करवाऊंगी अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अब अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कौन सी होती है? देखिए जो इंसान दूसरों की बातों को अगर समझ रहा है, उसकी भावनाओं को अगर समझ रहा है, अंतर्वैयक्तिक इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल। तो दूसरों की भावनाओं को अगर कोई ज्यादा समझ रहा है तो वो आपका आएगा इंटरपर्सनल के अंतर्गत। इसमें आपके एग्जाम्पल रहेंगे मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, परामर्श, परामर्श जो परामर्श करते हैं वो हो जाएगा आपका राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर व्यक्ति कौन से होते हैं? इंटरपर्सनल, यानी दूसरों की जो भाषा को, दूसरों की लैंग्वेज, दूसरों की भावनाओं को अगर ज्यादा समझ रहा है या दूसरों के साथ अच्छा संबंध जो बना लेता है वो अंतर व्यक्ति के अंतर्गत आएगा। यानी कि इंटरपर्सनल दूसरों से संबंधित हो गया। फिर इसके बाद आपका जो 7th नंबर पे रहेगा वो आपका रहेगा अंतर्वैयक्तिक, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक में कौन जाएगा? इसको इंग्लिश में बोलेंगे, आप इनको इंग्लिश में याद रखना, इंट्रापर्सनल, पर्सनल, ठीक है, इंट्रापर्सनल। अब इंट्रापर्सनल कौन से होते हैं? जो खुद की भावनाओं को समझते हैं, यानी खुद से ही रिलेटेड हो जाएगा, यानी अपने आप को जो ज्यादा समझ रहा है वो अंतर्वैयक्तिक के अंतर्गत आएगा। तो इसके अंतर्गत आपका यहाँ पर जो है वो धार्मिक नेता आ जाएगा। देखिए धार्मिक नेता जो है वो इसमें भी आता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में, क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी जो सबसे ज्यादा धार्मिक नेता इसके अंतर्गत भी आता है, लेकिन धार्मिक नेता के अंदर अपने आप को भी समझने की जो है वो ताकत होती है। तो धार्मिक नेता जो आध्यात्मिक नेता है वो इसके अंतर्गत भी जो है वो आध्यात्मिक, जो अपने आप को, धार्मिक नेता तो इसमें आ जाए क्योंकि वो जो है वो लोगों, जैसे कि बागेश्वर धाम वाला बाबा है अभी जो फेमस हो रहा है, यही जो है वो इसके अंतर्गत जो है वो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है, यानी कि दूसरों की भावनाओं को वो समझ रहा है। तो यहाँ पर धार्मिक नेता, आध्यात्मिक नेता हो जाएगा, यानी कि
धार्मिक नहीं आएगा, आध्यात्मिक नेता जो है वो अपने आप को समझ रहा है, उसको अपने अंदर की भावनाओं का अच्छे से ज्ञान है। तो यहाँ पर अंत्य व्यक्ति में आ जाएगा, जो खुद की भावनाओं को जो है वो महत्व देते हैं, वो यहाँ पर इंटरपर्सनल में आ जाएगा। इसके बाद जो 8वें प्रकार की जो आपकी बुद्धि रहेगी वो आपकी रहेगी प्राकृतिक। प्राकृतिक बुद्धि या फिर प्राकृतिक बुद्धि यानी कि आपके पास आ जाएगा, इंग्लिश में इसको बोलेंगे नेचुरलिस्टिक। ठीक है, नेचुरलिस्टिक में कौन सा आएगा, यही आ जाएगा आपका कि जो पर्यावरण से संबंधित होगा, यानी कि आपका किसान माली जो है वो इसी के अंतर्गत आएगा। किसान माली या फिर शिकारी भी आ जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, यानी कि जो है वो पर्यावरण से संबंधित अगर कोई भी कार्य कर रहा है तो वो जो है वो प्राकृतिक बुद्धि के नेचुरलिस्टिक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए 8 प्रकार की जो है वो आपकी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है कि बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। ये 8 प्रकार की है। ये जो प्राकृतिक बुद्धि है ये 1998 में ऐड हुई थी। इसके बाद एक 9वीं बुद्धि भी जो है वो अस्तित्ववादी बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि एक और ऐड हुई है। आपको वैसे नॉर्मल याद रखना, वैसे आपको यहाँ पर 8 प्रकार की बुद्धि करके आने हैं, लेकिन अस्तित्ववादी बुद्धि जो है वो आपकी सन 2000 में ऐड हुई है। और ये किससे संबंधित है, ये आपके जन्म मरण से संबंधित है। यानी कि कई लोग कहते हैं कि मुझे अपना पिछला जन्म जो है वो याद है, तो उसके अंतर्गत ये बुद्धि आती है। यानी कि जो अपने पिछले जन्म की नॉलेज रख रहा है उसको जो है वो अस्तित्ववादी बुद्धि के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पर बहुबुद्धि जो सिद्धांत है वो हार्वर्ड गार्डनर ने दिए हैं। ये 8 प्रकार की बुद्धि इसमें शामिल की जाती है। और इसमें आपकी फर्स्ट लिंग्विस्टिक रहती है, लेखक और कवियों में रहती है। तार्किक गणितीय ये वैज्ञानिकों में रहती है ये बुद्धि। देशिक स्पेशियल जो मूर्तिकार होते हैं, चित्रकार होते हैं, ये आपके जो है वो देशिक यानी कि जो प्रतिबिंबों और जो आपके बिंबों और प्रतिरूपों का जो निर्माण करते हैं वो देशिक में आ जाएंगे। संगीतात्मक में म्यूजिकल जो मतलब गायक होते हैं वो इसमें आ जाएगी बुद्धि। शारीरिक गति संवेदी ये जो अपनी बॉडी का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, खिलाड़ी हो गए, धावक हो गए, नृत्यक हो गए, वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ये 2 मेन है यहाँ पर, इनसे लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंट्रापर्सनल तो होगा जो खुद की भावनाओं को समझते हैं, और इंटरपर्सनल जो दूसरों की भावनाओं को समझते हैं। तो यहाँ पर जो है ये दोनों जो हैं आपके सबसे ज़्यादा ये दोनों बुद्धि पूछी जाती है, क्योंकि इसमें जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इंटरपर्सनल या इंट्रापर्सनल। इंटर दूसरों की और इंट्रा यानी कि खुद की। ठीक है, फिर अपने पास यहाँ पर नेचुरलिस्टिक आएगा यानी कि प्राकृतिक बुद्धि। इसमें किसान माली से संबंधित होती है। ये अस्तित्ववादी बुद्धि जो है वो जन्म मरण से संबंधित होती है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर आपके 4 जो है वो सिद्धांत करवाए हैं। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।